जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। और हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि दोस्त, अब समय नहीं बचा है, अब अपना पूरा 100% दे दो पेपर पे। ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और आज करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आपको बताना। तो यहाँ पे सही जवाब जो हमारा है वो हो जाएगा विशाखापत्तनम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है विशाखापत्तनम हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है भैया? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि कब बना था? 1953 में, है ना। 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और मैं आपको बता दूं कि ये 18वां जोन है। ठीक है ना, ये 18वां जोन है। सबसे लास्ट का जो है 18वां जोन है विशाखापत्तनम, ये भी याद रखना। और इसका जो स्थापना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, स्थापना है 2019, स्थापना है 2019। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भुवनेश्वर, जो कि मैंने आपको बताया समुद्र के किनारे है, कई बार मैंने ऐसे आपको बताया, तो याद रखना ये पूर्वी तटीय रेलवे है ना। पूर्वी तटीय रेलवे जो मुख्यालय है वो आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। और इसकी स्थापना भी आप याद रखना, जो कि हुई थी 2003 में। ठीक है ना दोस्त। और ये मालीगांव बताओ, तो मालीगांव याद रखना, ये पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है ना, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो ये आप ध्यान में रखना। और इसकी जो स्थापना है वो 1900 कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है ना दोस्त। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ, किसी से कोई भी पीडीएफ का पैसा नहीं। ठीक है ना दोस्त। बस आप तैयारी करो, सफल हो, बस मैं यही चाहता हूँ और यही पैसा है मेरे लिए। और यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? जैसे शायद वेल भी तो बोलते हो ना, वेल, तो वेल, ठीक है ना। अब इनमें से आपको बताना है, तो इनमें से आपका जो सही जवाब है यहाँ पे वो भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना भी याद रखना 1964, है ना, 1964 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताओ भैया किस में नापते हैं? डॉप्शन, है ना। क्या प्रयोग किया जाता है? डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम याद रखेंगे। अब देखो ओजोन परत से हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि ओजोन परत जो है ना, इसको कौन नष्ट कर रहा है भैया? किससे इसे हानि हो रही है? तो वो है CFC गैस, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, ये आपको पता ही होगा। और ये जो है ओजोन परत, ये हमारी रक्षा कैसे करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, ये सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरण होती है ना, उनको अपशोषित करके हमारी रक्षा करती है। ठीक है ना दोस्त। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिस्मोग्राफ तो आपको पता ही होगा, भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र। बैरोमीटर हवा का है ना, वायु का है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत है? और मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे 50, और 50 में से आपके 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे के एग्जामों में पूछे हुए हैं। ठीक है ना दोस्त। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसलिए आप आज सही से क्लास को करना है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे आप जो सही जवाब आपका है वो याद रखना 0 से 4%। 0 से 4%, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका बनता है। और मैं आपको बताऊं कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना वो है वार, है ना। तो ये आप याद रखना। और वायुमंडल जो है, वायुमंडल जो दाब है वो मापा किससे जाता है? तो वो भी याद रखना बैरोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था वायुमंडल के बारे में और फिर मैंने बीच में आपको पूरा नहीं बताया था। और यहाँ पे देखो दिया है, भारत के लिए 2024 शतरंज
ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? माफ़ी चाहते हैं, कितनी बोल गया मैं। ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 2024 में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका करंट का क्वेश्चन है ना दोस्त। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, पुरुष टीम ने भी और महिला टीम ने भी। तो दोनों टीमों ने जीता है। और ये कब जीता है? तो याद रखना 22 सितंबर 2024। आज कितनी सितंबर है? आप कब इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं, इसका जो आयोजन है वो हंगरी में हुआ था। इसका आयोजन भी ध्यान रखना कहाँ पर हुआ था? हंगरी में हुआ था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाई, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो शहर हो या महानगर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक जो शुरुआत है ना, वो गांव से ही होती है ना। वो कहाँ से होती है? गांव से ही होती है ना। अन्नदाता कहाँ रहता है? गांव में रहता है ना। किसान, जिसको किसान कहते हैं। तो याद रखना, सबसे छोटी इकाई भी ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा आप ध्यान में रखेंगे। जो कि अगर आप ग्राम सभा का इलेक्शन लड़ना चाहें, प्रधान बनना चाहें, तो उसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होना भी अनिवार्य है ना। और अगर वोट देने की बात करें तो 18 वर्ष है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना, शायद मेरे दिमाग से उतर गया, कि जो पंचायती राज है ना, इसका गठन भी याद रखना है ना। इसका जो गठन है वो भी आप याद रखना। तो इसका गठन कब किया गया था? तो और इसका गठन कब किया गया था और कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था? और सबसे पहले ये लागू कहाँ हुई थी, है ना। ये भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बनेगा। तो याद रखना, आर्टिकल 40 है ना, गठन से संबंधित आर्टिकल 40। इसकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर को हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने किया था। प्रधानमंत्री जी जो थे वो कौन थे? तो वो भी आप ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले ये कहाँ पर लागू हुई थी? तो भैया राजस्थान में हुई थी। राजस्थान का वो ज़िला कौन सा था? नागौर। कौन सा ज़िला था? नागौर ज़िला था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है ना, जब कुछ छूटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ, है ना दोस्त। अब यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्त? नई दिल्ली में है। तो ये भी आप ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय पूछा गया। अगर आपसे क्षेत्रीय रेल संग्रहालय की बात करते तो आप क्या बताते? बताओ। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की जगह क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछ लिया जाता तो आपको बताना था, ध्यान रखना, मैसूर। क्या? मैसूर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संसद में अधिनियम जो है संसद में कब पारित किया गया था? जिसे पहले मनरेगा फिर नरेगा कहने लग गए, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये कब चेंज किया गया था। ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये संसद में कब पारित किया गया था। तो भैया ये 2005 में किया गया था, सितंबर में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। इसको अगर इसका शुभारंभ आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना, इसका 2006 में किया गया था। और मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहले आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है, हाल ही में किसने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ये भी भैया आपका करंट का क्वेश्चन है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। ये आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि ये भी 22 सितंबर का है। और यहाँ पे अनुराग कुमार दिशा नायक के आपका ऑप्शन ए जो दे रखा है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 22 तारीख की बात है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो 22 सितंबर 2024। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? सबसे पहले आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो यहाँ पे आप
क्या बताएंगे सही जवाब? तो याद रखना राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपने इसका आंसर क्या किया अब कमेंट बॉक्स में बताना। और आज इतने आराम से हम इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चनों को क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हैं और 1948 से 49 तक हुआ था इसका, ये भी ध्यान रखना बस, वरना यहाँ पे 1948 आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसके गठन का। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित? अब यहाँ पे देखो बटरफ्लाई, तो ऐसा नहीं लग रहा है कुछ पानी और फिर पानी तितली है ना, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन सी तैराकी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और देखो क्रिकेट से याद रखना आपका एक होता है गली शब्द, है ना, एक आपका होता है चाइना मैन है, और एक आपका होता है गुगली शब्द, ये आप क्रिकेट से याद रखना। हॉकी से पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी स्ट्रोक। और देखो मेरे दिमाग में आ रहा था पेनाल्टी किक, है ना, पेनाल्टी किक मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि किक तो पैर से मारते हैं, तो ये फुटबॉल से संबंधित होगा। किससे? फुटबॉल से संबंधित होगा। और ये स्ट्रोक बल्ले से मारते हैं, तो हॉकी जो होती है, स्टिक जो होती है, ठीक है ना, उससे बॉल को मारते हैं। तो याद रखना हॉकी का पेनाल्टी स्ट्रोक और फुटबॉल का पेनाल्टी किक, और तैराकी का यहाँ पे बटरफ्लाई, और बाद बाकी आपका क्रिकेट से संबंधित भी मैंने आपको बता दिया है। और देखो यहाँ पे दिया है गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना सही जवाब? तो याद रखना यहाँ पे 2014 आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो ये मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इसे नोट करिए। 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया था, है ना, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जो है वो कब स्वीकार किया था? तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे? तो याद रखना हो जाएगा 24 जनवरी 1950, है ना, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ममता बनर्जी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है ना, ममता बनर्जी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार जब बनी थी तो कब बनी थी, कब से कब तक रही थी? तो याद रखना 1999 से 2001 तक, 2001 तक रही थी पहली बार। अब इसके बाद ये एक बार और बनी, तो वो भी आप याद रखना 2009 से ये 11 तक रही थी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लीला सेठ जी से मैंने कल की क्लास में शायद आपको बोला था कि आप बताएंगे मुझे, है ना, बोला था। तो याद रखना ये उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है ना, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की, है ना। तो ये याद रखना। फातिमा बीबी जी जो है ये कौन थी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, और वो भी प्रथम महिला। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब जो है आप ध्यान में रखना क्या होगा, आपके हिसाब से क्या जवाब यहाँ पे होगा? तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो चुना होगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है ना। आपने ऑप्शन सी को चुना होगा और आपको ये ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। मतलब कि यहाँ पे अभी हमारे वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे। और यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, है ना। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। और जो पूर्व हैं वो याद रखना है ना। यहाँ पे पूर्व जो हैं इनकी जगह पे ऑप्शन ए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने जगह ली है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है तो किसमें, राष्ट्रपति जी में या मंत्रिमंडल में या संविधान में। देखो भैया ये प्रश्न आप ध्यान में रखना, ठीक है ना दोस्त, और आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब संविधान, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और अपने भाई को एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा यार, एक बार। जितने मेरे पुराने दोस्त हैं सभी लाइक करते हैं मुझे पता है। नए दोस्त जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली हर क्लास सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ में आपको हो सके अगर थोड़ा सा भाई की हेल्प कर सको तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे देखो हमारा जो प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना है यहाँ पे सही जवाब 1961 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है ना। और ये कहाँ पर हुई थी तो ये भी आप याद रखना, वाराणसी में हुई थी। कहाँ पर, वाराणसी, बनारस, है ना, काशी विश्वनाथ। तो वाराणसी आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रथम बार इन्होंने वो जो निर्माण किया था वो 1964 में कर पाया था, है ना। जो प्रथम बार इन्होंने वहाँ पे उत्पादन किया था वो 1964 में कर पाया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है। इनमें से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे या दक्षिणी रेलवे। जैसे ही मैंने बोला पूर्वी रेलवे, वैसे जिसने भी लगाया होगा कहा होगा देखो मेरा सही हो गया, उत्तरी रेलवे भैया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा और बाद बाकी आपके हो जाएंगे गलत, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं सबसे छोटा जोन भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटा जोन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे भैया। तो याद रखना अगर सबसे छोटा जोन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी आप बता देंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है। किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है। तो भैया देखो ये वही नहीं होंगे जहाँ पर प्रदूषण होगा बहुत ज़्यादा, है ना, उसमें। तो आप यहाँ पे याद रखना यहाँ पे उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद हैं, कोई अंश नहीं है उसमें जहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है हाल ही में अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया ये देखो करंट का क्वेश्चन है और आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपका सही जवाब तो हो जाएगा समीर कुमार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता देश है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता देश है, कौन है भैया। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी। और यहाँ पे बेल्जियम जो है ये उप विजेता है। बेल्जियम जो है ये उप विजेता है, ये भी याद रखना। और आयोजन स्थल जो है वो कहाँ है, उड़ीसा भुवनेश्वर, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से किस राज्य से मलयालम भाषा संबंधित है। तो भैया किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न तो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस प्रकार के। तो यहाँ पे याद रखना भैया केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा दोगे आप केरल, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है तो तमिलनाडु में याद रखना तमिल, है ना, सबसे ज़्यादा तमिल। तो ये भी आप ध्यान रखना, अगर तमिल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु लगा दोगे। लेकिन अगर आपसे तेलुगु पूछ लिया गया
तेलुगु पूछ लिया गया तो आप क्या लगाएंगे? तो आंध्र प्रदेश को लगा देना है ना। अगर तेलुगु भाषा पूछी जाएगी तो आंध्र प्रदेश को लगा देना है। लेकिन अगर भारत में आपसे नेपाली भाषा पूछी जाएगी, बताओ नेपाली भाषा किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सिक्किम की राजधानी पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे आपकी जो सिक्किम की राजधानी है वो हो जाएगी गंगटोक। क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ पे दिया है गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है। गंगा सागर मेला जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे याद रखना गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल में लगता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पे एक और मेला लगता है वो मतुआ धर्म मेला। कौन सा? मतुआ धर्म मेला। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में कितने तारे हैं? देखो भैया ये भी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे बताओ भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में कितने तारे हैं? तो आप क्या बताएंगे? याद रखना 17 तारे हैं। ये स्टार जोन से संबंधित है ना। स्टार जोन को सूचित करता है कि कितने स्टार जोन है। तो भैया 17 स्टार जोन है ना। तो ये आप 17 यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्न में से पागल खाना नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? निम्न में से पागल खाना नामक किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्योंकि ऐसे याद रखना, पहले तो मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ। तो याद रखना ये व्यास सम्मान 2022 दिया गया था इस पुस्तक के लिए। व्यास सम्मान 2022 पुरस्कार ये विजेता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना इसलिए। और देखो यहाँ पे जब यहाँ पे पागल है ना, पागल खाना पागल, तो यहाँ पे देखो पागल ज्ञान है ना, ऐसे अपोजिट हैं। तो ऐसे याद रखना, ठीक है ना, भूलोगे नहीं। और देखो मेरा मेन मुद्दा रहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने, या विजेता कौन है ना, स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो प्रश्न में जो दिया गया है वो मैं बताऊंगा आपको, पूछूंगा कि पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं और पहले कौन थे, है ना। तो यहाँ पे आपका याद रखना वो हैं मान सिंह जी, है ना। मान सिंह जी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 2024 में यहाँ पे जैसा कि प्रश्न में पूछा भी गया है, जीता है इन्होंने। और यहाँ पे याद रखना इनसे पहले जो जीतने वाले थे वो थे गोपी थोनाकल, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, गोपी थोनाकल। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने 2017 में जीता था। कब? 2017 में जीता था। कहते हैं ना, मैं पता अक्सर मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब दिमाग में कोई टेंशन होती ना बहुत ज़्यादा जो लगता है कि यार कंट्रोल से बाहर भी है और कंट्रोल में भी आ जाएगी, तो दिमाग ना एक जगह नहीं रहता है। जैसा कि अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था लेकिन मेरा दिमाग था वापस वही सब सोचने में लग गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मुझसे अभी थोड़ा अगर गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो सही जवाब दोस्त है वो याद रखना आयुष्मान आरोग्य मंदिर, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो एक और नाम मैं आपसे और पूछता हूँ, पहले बोलते थे वो निफ्टी को SGX निफ्टी, है ना, SGX निफ्टी, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, पता है? नहीं। तो याद रखना गिफ्ट निफ्टी, है ना, गिफ्ट निफ्टी, मतलब एस और एक्स हटा दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा जी, मतलब गिफ्ट, और ये निफ्टी, ठीक है ना। ऐसे ट्रिक से याद रखो। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ।
किस तिथि को प्रवासियों भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को प्रवासी, यहाँ पे ये यो लगा दिया है, लेकिन सही होना चाहिए था प्रवासीय भारतीय दिवस, है ना। तो भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासीय भारतीय दिवस, तो यहाँ पे आपका सही जवाब है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, है ना। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन में 10 जनवरी दे रखा है। बताओ 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है क्या? विश्व हिंदी दिवस क्या 10 जनवरी को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में चलो अब बताना, ठीक है ना। और 12 जनवरी को मैं बता देता हूँ, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से ऑपरेशन आहट किस से संबंधित है? तो भैया ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बताओ यहाँ पे कि आपका सही जवाब क्या होगा। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट बोला आप तुरंत पहुँच जाओगे कि भैया रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित होगा। एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि 74वें संविधान संशोधन संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन संबंधित है। तो भैया 74वां जो है वो याद रखना, वो नगर निगम से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? नगर निगम से संबंधित है। और 73वां भी आपको पता होगा, 73वां जो है वो भी आपको पता होगा, वो किससे संबंधित है? तो भैया वो पंचायती राज से है ना। और ये कब इनका जो ये कब लागू हुए थे वो भी याद रख, कौन सी सन था, क्या क्या डेट थी वो आपको पता होना जरूरी है। तो याद रखना ये लागू हुआ था 1 जून क्या था, 1 जून 1993। हाँ 1 जून 1993, ठीक है ना। ये साल भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? ये कब लॉन्च हुआ था? इसके रोवर का नाम क्या था? ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा विक्रम। क्या था भैया? विक्रम था, है ना, लैंडर का नाम। और अगर रोवर का नाम पूछेगा तो प्रज्ञान था भैया। रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये कब लॉन्च हुआ था, है ना। तो आपको याद होगा 14 जुलाई थी, है ना, 14 जुलाई थी। और उसके बाद सन थी 2023, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ से हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो याद रखना सबसे पहले बनाई थी तो वो था उदयन। कौन था? उदयन था, है ना। और यहाँ पे कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य के भी साथ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पहला व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो वो उदयन था, जो कि हर्यक वंश से था। किससे था? हर्यक वंश का शासक था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखो द्वितीय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया था, है ना। नंद वंश को वो धनानंद था, धनानंद को मारने के बाद इन्होंने शासन किया था और अखंड भारत का जो सपना लिया था इन्होंने, अखंड भारत का, वो पूरा किया था, है ना। और गुरु आचार्य चाणक्य जी की जी से भी संबंधित आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली थी? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो किसके किसके मध्य चली थी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा स्टार्कटन से डार्लिंगटन तक, ऑप्शन बी, है ना। स्टार्कटन से डार्लिंगटन तक, ठीक है ना। नाम भी ऐसे हैं, इंग्लिश नाम है इसका। जो ये चालू हुई थी सर्वप्रथम, ये जो चली थी, कब चली थी भैया? तो वो भी याद रखना 1825 में चली थी, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। मुंबई से थाने के बीच यहाँ पे थाने लिखा है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है ऑस्कर 2024 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? भैया ये फिल्म नहीं भूलोगे। ये जब क्वेश्चन मैंने कल पढ़ा और इसे मैंने, करंट का क्वेश्चन है, आपके करंट का क्वेश्चन है, अब इसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये फिल्म है लापता लेडीज। क्या है? लापता लेडीज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब आप ऑफिशियल एंट्री के तौर पर पूछी गई फिल्म नहीं भूलेंगे 2024 की, है ना। क्या है? लापता लेडीज। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन ए जो दे रखा है टुंड्रा प्रदेश, आपका सही जवाब हो जाएगा।
अच्छा मुझे ये बताओ किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, किस देश का, ठीक है ना। और ये आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताना, ये आज आपके लिए HW है। और पूरा लिखना कि भैया उस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और उस देश और किस देश का सबसे ज़्यादा है, तो ये ज़रूर बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कहाँ जिम खाना स्टेडियम स्थित है। देखो ये स्टेडियम भी आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। तो जिम खाना स्टेडियम जो है ये तो भैया मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, मुंबई में स्थित है। तो भैया एक मुंबई में और भी तो है जो कि हमें नाम याद नहीं आ रहा, तो वो है भैया बानखेड़ा, है ना। कौन सा था नाम, बानखेड़ा स्टेडियम, है ना। अब आप नहीं भूलोगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखना, लखनऊ में एक स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। क्या है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अब वहाँ से एक चीज़ और भी याद रखना कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। किसका, हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और ये पूछा क्यों जा सकता है, क्योंकि भाई हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना, तो पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखो कानपुर में याद रखना ग्रीन पार्क स्टेडियम है। क्या, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अब भैया एक और हमने जब मैच में नाम सुना है चिन्ना स्वामी, है ना। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है ये भैया बेंगलोर में है। कहाँ पर है, बेंगलोर में है, ठीक है ना। और धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है बताओ, धर्मशाला, मैं जा चुका हूँ इसी स्टेडियम में, धर्मशाला, है ना। और देखो ये आप जरूर बताना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। और इसकी जो ये कब स्टार्ट किया गया था, कब दिया गया था, तो वो भी याद रखना है। ये दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था, 1957 में। और यहाँ पे देखो पत्रकारिता से संबंधित याद रखना वो दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है ना। तो वो भी आप याद रखना, जिसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। कब की गई थी, 1917 में की गई थी। और देखो पत्रकारिता से याद रखना पत्रकारों को आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार दिया गया है ना। और वैसे अगर ज़्यादा डीप में पूछे तो 19 का हो जाता है ना, वैसे आर्टिकल 19 आप ध्यान रखना। और इतना ज़्यादा क्योंकि हमारा 10th लेवल और 12th लेवल का एग्जाम है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो खेल से संबंधित याद रखना अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। हाँ, अर्जुन अवार्ड जो है खेल से संबंधित याद रखना, जिसकी जो ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 1961 में प्रारंभ किया गया था। कब, 1961 में। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में है, और इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए, है ना दोस्त। तो याद रखना पहले तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से राज्य में, तो भैया गुजरात, है ना। कौन से राज्य में, गुजरात। लंबाई, लेंथ की बात करें, लंबाई कितनी है, तो याद रखना इसकी लंबाई है 1210 मीटर। अगर इसके चौड़ाई की बात करें तो इसका चौड़ाई क्या है, चौड़ाई याद रखना 138 मीटर, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। देखो त्योहार भी याद रखना, मेला भी याद रखना, ठीक है ना। और जो वहाँ पे वहाँ के लोक नृत्य हैं वो भी याद रखना। और ये पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है, पोंगल, है ना। मैंने कई बार आपको पोंगल के बारे में बताया होगा, पोंगल मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में आपका एक तो वो मेला है, कौन सा, गंगा सागर मेला, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। दुर्गा पूजा ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। बताओ छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है, छठ पर्व, तो भैया ये बिहार में मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम रट लेनी है और नोट कर लेनी। देखो आप याद तभी रख पाओगे जब इसे लिखोगे, है ना। और देखो दोस्त, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो यार अब आपको क्लास पसंद आई होगी, अब एक बार मज़ा आया तो लाइक दबा दो और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना और थोड़ी सी हेल्प कर देना, क्योंकि अभी मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। कुछ दोस्तों को पता भी है मेरे, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा समस्याओं से गुजर रहा हूँ। थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करो यार। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। नहीं तो यहाँ पे तो यही प्रश्न नहीं अभी हुआ हमारा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। जो सूरत है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना तापी नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तापी नदी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कावेरी के किनारे बताओ, कुछ याद आ रहा हो। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो है ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और देखो लुधियाना, सतलज, लुधियाना जो है ये सतलज के किनारे स्थित है ना। आपका जबलपुर बताओ, जबलपुर, तो भैया जबलपुर जो है ये नर्मदा के किनारे स्थित है ना, नर्मदा के किनारे स्थित है। और हैदराबाद आपका मूसी के किनारे स्थित है। आपका अयोध्या जो है सरयू के किनारे स्थित है। आपका वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश ये आपकी गंगा के किनारे स्थित है। आपका बरेली जो है सुरमा नगरी है ना, तो ये जो सुरमा नगरी है ये रामगंगा के किनारे स्थित है। तो ये सब आपको रट लेने हैं। कानपुर जो है ये गंगा के किनारे स्थित है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एकदम मुंह मतलब जबान पे रखा होना चाहिए। अगर कोई पूछे तुरंत बता दो, जो नहीं पता वो तो नहीं पता, जो पता है तुरंत बताओ। तो यहाँ पे दिया है साल 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भैया कहाँ पर ये आयोजन होगा 2025 में, तो ये देखो ये तो आपको पता होना चाहिए 2025। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो है वो हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित। अश्व, अश्व मतलब हॉर्स है ना, घोड़ा। अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये हिसार में है। कहाँ पर, हिसार में। ये कहाँ पड़ता है भैया, ये पड़ता है HR में, हरियाणा में, है ना, हिसार। तो हिसार में स्थित है। यहाँ पे वो भी तो है, अश्व अनुसंधान भी है और भैंस अनुसंधान भी है ना, भैंस अनुसंधान भी यहीं पे है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछा जाता है तो वो करनाल में है। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है वो करनाल में। ये करनाल कहाँ है भैया, ये भी यहीं है, HR है ना, हरियाणा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। देखो वनस्पतिक अनुसंधान लखनऊ में है ना, ये आप ध्यान रखना। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन अनुसंधान बताओ। और यहाँ पे देखो दिया गया है देवदास के लेखक कौन है, देवदास के लेखक कौन हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त। तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से बताओ, अगर याद आ रहा हो कुछ तो याद रखना गीता रहस्य, गीता रहस्य देखो ये पूछी जाती हैं। ये जो पुस्तकें यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक जी। और देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद रखना, क्या नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, मसालों की रानी। भाई मसाला कहाँ पर पाया जाता है भैया, कौन से राज्य में, केरल में, है ना। मसाला प्रदेश भी है भैया ये, केरल में मसाला पाया जाता है ना। अब मसालों की रानी पूछ लिया यहाँ पे, तो याद रखना इलायची को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, इलायची को बोलते हैं, ना कि लौंग और ना कि सुपारी। और हरा सोना किसे बोलते हैं, अगर पता हो आपको हरा सोना, तो भैया हरा सोना चाय को बोलते हैं। किसे, चाय की पत्ती होती है ना, चाय को। तो याद रखना हरा सोना चाय। और देखो फलों की रानी किसे बोलते हैं बताओ, फलों की रानी पता है क्या आपको, नहीं पता तो नोट करो, लीची को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, लीची को बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था, श्रीलंका जो है किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था, तो क्या आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलो सन आप बताओ, डेट मैं बता देता हूँ, 4 फरवरी, 4 फरवरी। अब आप मुझे बताओ। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 1948। 47 में हम, 48 में श्रीलंका, है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं, कौन कौन से देश सदस्य हैं, पता होना चाहिए ना ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे बताओ, तो याद रखना पहले तो काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू कहाँ पड़ता है दोस्त, नेपाल में पड़ता है। तो भैया इसका मतलब नेपाल भी होगा, है ना। यहाँ से ये तो मिली गई ट्रिक। तो यहाँ पे देखो नेपाल तो है ही, अपना भारत भी है ना, अपना भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है ना। उसके बाद हमारा एक पड़ोसी बांग्लादेश, है ना,
बांग्लादेश भी हो जाएगा। एक पड़ोसी श्रीलंका है तो श्रीलंका भी हो जाएगा। एक पड़ोसी हमारा नेपाल है, नेपाल भी हो गया। एक पड़ोसी हमारा भूटान है ना, ये सब हमारे पड़ोसी है ना, तो भूटान भी हो जाएगा। और एक पड़ोसी बच रहा है मालदीव, है ना, मालदीव, तो मालदीव भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कितने देश हो गए आपके? 7 देश हो गए। भारत, नेपाल, और ये आपका बांग्लादेश, भूटान, और ये श्रीलंका, और ये आपका मालदीव, है ना, और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। हाँ सही है, 7 देश आपके पूरे हो गए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई थी? टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो भैया ये 1988 ईस्वी, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है हम लोगों से, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की अगर बात करेंगे तो याद रखना 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्त शेयर जरूर कर देना एक बार, और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि भैया मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है ना दोस्त। और मेरी तरफ से फिर आपको पार्टी मिलेगी। और यहाँ पे सही जवाब आपका गुड़गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ है? गुड़गांव में है। और चलते हैं इसी के साथ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है कि जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? मैं आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन से लेके और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैंने कोशिश किया कि जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको शेयर किया जाए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। वो की थी 9 फरवरी 1942 में। कब की थी? 9 फरवरी 1942 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, सभी को जय हिंद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।